अचीवर अकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट पेपर 1 में जो हिंदी का पोर्शन होता है यानी कि लैंग्वेज वाले हिंदी के 30 सवालों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 2026 का जनवरी का पेपर है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा 91 नंबर का। यहाँ पर कहा गया है, एक मिनट, हाँ, कक्षा 3 की अध्यापिका पूरे सत्र के दौरान अपने विद्यार्थियों से अपठित अनुच्छेद, कार्य प्रपत्र, लेखन कार्य और कार्यचित्र, वर्णन गतिविधियाँ और कविता पाठ तथा कविता वाचन करवाती हैं। उन्हें सभी शिक्षार्थियों के प्रदर्शन उपलब्धि के सभी रिकॉर्ड रखें और उन्हें सामग्री उपलब्ध प्रदर्शन में शामिल करेंगी। आकलन के इस प्रकार के रिकॉर्ड को आप क्या कहेंगे? जब भी रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चों का, तो वहाँ पर कौन सा मेथड होता है? पहला हमारा है पोर्टफोलियो, दूसरा हो जाएगा योगात्मक आकलन या फिर रचनात्मक आकलन, या फिर हो जाएगा चौथा हमारा प्रदर्शन। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर भी रिकॉर्ड आपको दिखे वहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो होता है, यानी कि पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 92। यहाँ पर कहा गया है, एक बालिका अपनी रुचि की कहानी की पुस्तक पढ़ती है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है हमारा विस्तृत पठन, दूसरा है गहन पठन, या फिर सरसरी तौर पर पठन, या फिर बारीकी से पठन। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर पहला वाला, यानी कि विस्तृत पठन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी चरण में कहानी पठन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रत्यक्ष रूप से नैतिक मूल्य बताना, या फिर पाठन कौशल का संवर्धन करना, या फिर पाठन की संस्कृति विकसित करना, या फिर शब्द संप्रदा का संवर्धन करना। आपको बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुनियादी चरण में कहानी पठन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नहीं, ध्यान रखना, होना चाहिए तो सबको बताता नहीं वाला। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नैतिक मूल्य बताना। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बताना है आपको। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 94। एक बालिका अपठित अनुच्छेद पढ़ती है, उसे इस अपठित अनुच्छेद के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इस प्रकार के पाठन को क्या कहेंगे। पहला हमारा है सरसरी तौर पर पठन, या फिर बारीकी से पढ़ना, या फिर विशिष्ट पठन, या फिर विस्तृत पठन। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा वो बारीकी से पठन, क्योंकि क्या होगा, जब पैसेज पढ़ेगी वो अपठित गद्यांश पढ़ेगी, उसके बाद उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। जब तक वो बारीकी से नहीं पढ़ेगी तो प्रश्नों के उत्तर देना संभव नहीं होगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 95। यहाँ पर कहा गया, पाठन कौशल पर दिए गए कुछ कथन हैं, उनको पढ़ना है। तो पहला हमारा है, पाठन केवल डिकोड करने की क्षमता भर है, या फिर दूसरा हमारा दिया गया है, पाठन बच्चों की क्रिया में संलग्न होकर पाठन सीखते हैं। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा वाला गलत है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहला वाला गलत है, दूसरा वाला हमारा सही है। तो हमारा जो है यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बच्चे पठन की प्रक्रिया में संलग्न होकर पठन सीखते हैं, ये हमारा जो है बिल्कुल सही है। और ये वाला हमारा योग्यता भर है, ये वाला गलत हो जाएगा। चलते हैं अगला, प्रक्रिया लेखन उपागम में पूर्व लेखन क्या है? जो प्रक्रिया लेखन उपागम है उसमें पूर्व लेखन क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा लेखन प्रक्रिया का वह तत्व जिसके दौरान लेखक समझ बनाते हैं कि उन्हें क्या लिखना है और विषय वस्तु में परिवर्तन करते हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 2, लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसमें लेखक जो है संभाव्य टॉपिक और लेखन विचारों की उत्पत्ति करते हैं। या फिर तीसरा हमारा हो जाएगा, लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसके दौरान लेखक औपचारिक रूप से अपना कार्य पाठकों को तक साझा करते हैं। या फिर चौथा हो जाएगा, लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसके दौरान लेखक प्रारंभिक विचारों की पहचान करते हैं। आपको बताना है प्रक्रिया लेखन में उपागम में पूर्व लेखन क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, यानी कि लेखन प्रक्रिया का वह तत्व है जिसमें लेखन संभाव्य टॉपिक और लेखन विचारों की उत्पत्ति करते हैं। अगर आप अब तक आपने जो है वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और इस चैनल पर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि CDP के 100 क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़ी हुई है, वीडियो पड़ी हुई है, EVS के 100 क्वेश्चन की पड़ी हुई है। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे काम की वीडियो मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 97। यहाँ पर कहा गया, एक कक्षा में यह प्रयास किया जाता है कि बच्चों का ध्यान भाषा के रूप पर जाए। इसके लिए क्या किया जाता है? दीवारों, कक्षा, पुस्तकालय, ऑडियो और वीडियो का सभी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार को क्या कहेंगे आप? इस रूप को कैसे वर्णित करेंगे? तो पहला हमारा है भाषा बोधगम्य, दूसरा है इंद्रियों के माध्यम से भाषाई अभ्यास, या फिर निवेश समृद्ध परिवेश, या फिर हमारा चौथा हो जाएगा भाषा अधिगम। तो यहाँ पर आपको भाषा अर्जन, तो यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आप सभी जानते हैं इसको क्या कहेंगे, एनवायरमेंट रिच। तो हमारा कैसा हो जाएगा? निवेश समृद्ध परिवेश। ठीक है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 98। यहाँ पर कहा गया है, कुछ कथन दिए गए हैं और रीज़न वाला क्वेश्चन है, कथन और रीज़न वाला। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। अभी कथन क्या है और रीज़न क्या है उसका ये भी देखते हैं। तो भाषा संप्रेषण के लिए एक प्रभावी उपकरण है।
और इसका कारण दिया गया है क्योंकि भाषा सामाजिक संदेश संप्रेषित करने में मदद करती है। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या ये सही हैं दोनों ही बातें। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। और जो है आर जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि व्याख्या कर रहा है किसकी, ए की। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, तो यानी सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 99। यहाँ पर कहा गया है एक अध्यापक कुछ क्रियाएं यानी कि कुछ एक्शन करता है, शिक्षार्थियों को निर्देशानुसार उनका अनुपालन करना है, यानी कि जैसा टीचर कहेगा वैसा करना है। शिक्षार्थियों से अपेक्षा है कि किसी भी प्रकार का भाषिक व्यवहार ना करें। इस विधि को क्या कहा जाएगा? तो पहला ऑप्शन है हमारा, इसको ड्रामा कहा जाएगा, या फिर कुल भौतिक प्रक्रिया कहा जाएगा, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम कहा जाएगा, या फिर अनुकरण विधि कहा जाएगा। आपको बताना है इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा कुल भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, अगला हमारा है प्रश्न नंबर 100। यहाँ पर देखते हैं एक अध्यापक का यह मानना है कि मुक्ति लेखन द्वारा उसके विद्यार्थियों को अपनी भाषाई कौशल पुष्ट करने में मदद मिलेगी। लेखन को किस रूप में जाना जा सकता है? तो बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा वह लेखन को, यहाँ पर थोड़ा मुक्त रह गया था, मुक्त लेखन को किस रूप में जाना जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा वह लेखन जो किसी भी निःशुल्क स्रोत से लिया गया हो, या फिर वह लेखन जो इस बात पर आधारित है कि जो भी मस्तिष्क में आए उस नियमों पर ध्यान दिए बगैर नोट कर दिया जाए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका गलत है। थर्ड वाला है वह लेखन जो मुक्ति चित्रकारिता पर निर्भर करता हो, ये भी नहीं। वह लेखन जो कि स्वच्छंद स्रोतों के लिए योजित व लिखित जाए, जिसमें व्याकरणिक रूप से सही वाक्यों पर ध्यान दिया जाए, क्या ऐसा भी होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं और पहला वाला ही सही होगा, यानी कि मुक्त लेखन वह लेखन जो कि किसी भी निःशुल्क स्रोत से लिया गया हो। तो हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 101। यहाँ पर देखते हैं कौन सा उपागम सावधानीपूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्री का प्रयोग करता है? तो बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। सावधानीपूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्री का प्रयोग करता है, तो ये हमारा कौन सा है? पहला वाला ही है, यानी कि संरचनात्मक उपागम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 102। यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई विकार है, यानी कि डिसेबिलिटी है, जो विकार है डिसलेक्सिया, यानी कि पठन वैकल्य का लक्षण है। तो पहला है हमारा अक्षरों शब्दों के माध्यम से असंगत स्पेस, या फिर पाठन में उल्टाव, या फिर हमारा हो जाएगा अक्षरों की आकृति बनाने में कठिनाइयाँ, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा विद्यार्थी मौखिक कौशल में तो अच्छे होते हैं परंतु लेखन कौशल में कमजोर होते हैं। तो आप सभी जानते हैं डिसलेक्सिया किसे कहते हैं, जब बच्चों को पढ़ने में समस्या आए। तो क्या हो जाएगा हमारा पठन में उल्टाव। ठीक है, 102 वाला। अगला हमारा 102 का 2 वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 103। यहाँ पर कहा गया उद्यमी साक्षरता के किस सिद्धांत को व्यगोस्की का समर्थन नहीं मिलता है? पहला ऑप्शन है हमारा बाल निर्देशित खोजबीन, या फिर सहयोगात्मक अधिगम, या फिर वयस्क निर्देशित अधिगम, या फिर ड्रिल और अभ्यास। आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4, यानी कि ड्रिल और अभ्यास। अगला हमारा प्रश्न नंबर 104। यहाँ पर कहा गया बोधगम्य निवेश में क्या शामिल है? बोधगम्य निवेश में क्या शामिल है? पहला हमारा विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग, जैसे कि हाव भाव, देह भाषा, चित्र और वस्तुएं, या फिर कक्षा में उद्देश्यों की लिखित प्रस्तुति, या फिर हमारा हो जाएगा विद्यार्थियों का उपयुक्त रूप से समूहीकरण, या फिर चौथा सही हो जाएगा अभिभावकों के लिए पाठ्यक्रम और भाषा उद्देश्य की लिखित प्रस्तुति, जिससे कि उन्हें पता रहे कि उनके जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाया जाता है उनके बच्चों को। तो यहाँ पर हमारा जो बोधगम्य निवेश में क्या शामिल है, तो पहला वाला ही सही हो जाएगा विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग, जैसे कि हाव भाव, देह भाषा और चित्र और वस्तुएं। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 105। यहाँ पर कहा गया व्याकरण शिक्षण का निगानात्मक उपागम कहता है कि हमें पहले क्या करना चाहिए? नियम प्रस्तुत करने चाहिए, या फिर संप्रेषण हेतु अभ्यास के लिए अवसर देने चाहिए, या फिर ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए, या हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा पहला वाला, यानी कि नियम प्रस्तुत करने चाहिए। अगला है यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्वामी दयानंद ने फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे एक झोपड़ी में अपना डेरा डाल रखा था। एक प्रकार से वह एकांतवास कर रहे थे। कैलाश नाम के एक व्यक्ति उन पर, जो कैलाश नाम का एक युवक था कि उन पर बड़ी आस्था थी। वह स्वामी जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन आता था। ठीक है, यहाँ आगे देखते हैं। एक दिन की बात है, झोपड़ी के अंदर आते ही वह बोला, स्वामी जी आज मैं आपके पास किसी खास काम से आया हूँ। या बात यह है कि मेरे मन में रह रहकर विचार उठता है कि इतनी साधना के बाद जब आप मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हैं,
फिर आप इस संसार की चिंता क्यों करते हैं? प्रश्न सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, कैलाश, यह भी कोई प्रश्न है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संसार में जहाँ तहाँ अशांति है। यह संसार आसुर सागर में डूब रहा है, दुखों की अग्नि में झुलस रहा है, अत्याचार से स्रोत है। भला मैं ऐसी स्थिति में उसे नज़रअंदाज कैसे कर सकता हूँ? मैंने केवल अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए ही साधना नहीं की है। मैं मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक नहीं हूँ और न ही शांतिपूर्वक मुक्ति चाहता हूँ। अगला हमारा है, उन्होंने कहा कि मैं मुक्त होऊंगा तो सबके साथ लेकर के, अन्यथा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। जो लोग परमात्मा की इस कृत्य जनता से प्यार नहीं करते हैं, वह कितनी भी साधना करें उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, ना ही उन्हें मन को शांति मिलेगी। ये स्वामी जी का स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनको आपको जवाब देना है। तो अगर आपने पैसेज को ध्यान से सुना होगा तो आप जरूर दे पाएंगे सवाल के जवाब। कमेंट में देते रहिएगा अगर आपको पता है तो। पहला हमारा है, कैलाश प्रतिदिन स्वामी जी के दर्शन के लिए आता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है हमारा, स्वामी जी की सेवा करना अच्छा लगता है, या फिर स्वामी जी के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, या फिर उसे वहाँ आना अच्छा लगता था, या फिर हमारा तीसरा वाला हो जाएगा, उसे स्वामी जी के प्रति आस्था थी। तो बताइए इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल साफ साफ है, इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें जो है उसे जो है स्वामी जी के प्रति आस्था थी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 7। स्वामी दयानंद ने गंगा किनारे एक झोपड़ी में डेरा डाल रखा था। वह एक प्रकार के एकांत में रह रहे थे। वाक्य से क्या आशय है? तो स्वामी जी को अकेला रहना अच्छा लगता था, या फिर स्वामी जी गंगा के किनारे अकेले रह रहे थे, या फिर स्वामी जी को सांसारिक बातें बहुत अप्रिय थी, या फिर स्वामी जी गंगा किनारे नगर की भीड़ से दूर रहना चाहते थे। तो बताइए इससे क्या सेंस बनना है यहाँ पर? तो सिंपल सी बात है, स्वामी जी गंगा के किनारे अकेले रह रहे थे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी जी गंगा किनारे साधना कर रहे थे क्योंकि वे मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। वे जीवन से शांति पूर्वक मुक्ति पाना चाहते थे। वे मोक्ष प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते थे। वे स्वयं के साथ अन्यों को भी मोक्ष दिलाना चाहते थे। तो 108 का आंसर आपको कमेंट में देना है। उम्मीद है सभी इसका आंसर जानते होंगे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 109। यहाँ पर कहा गया, गद्यांश के अनुसार स्वामी दयानंद जी को संसार की चिंता क्यों थी? तो पहला ऑप्शन है, संसार में शांति थी, या फिर संसार में सभी जन सुखपूर्वक रह रहे थे, या फिर संसार के सभी जन किसी न किसी कारण से दुखी थे, या फिर संसार के सभी जन साधना करना नहीं जानते थे। तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गद्यांश के अनुसार जो कौन सा हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, यानी कि संसार में सभी जन किसी न किसी दुखी से मतलब किसी कारण से दुखी थे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 110। कैसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है? पहला है, जो सदैव दुखी रहते हैं, जो दूसरों से प्रेम नहीं करते हैं, जो साधना नहीं करते हैं, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें कहीं कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो सभी जानते होंगे दूसरा वाला, यानी कि जो दूसरों से प्रेम नहीं करते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 111। यहाँ पर कहा गया, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर है सुरसरी है, जानवी है, भगीरथी है, या फिर सरिता है। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा है सरिता वाला है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो सुरसरी, जानवी और भगीरथी गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 102। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा छोटा कर लें। हाँ, यह संसार आश्रु सागर में डूब रहा है। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? बताइए। जलोढ़, या फिर जलद, या फिर जलज, या फिर जलद। मतलब कहीं ना कहीं आपसे पर्यायवाची पूछा गया है, किसका? सागर का। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा चौथा वाला, यानी कि जलद। अगला है, परमात्मा में समास है। परमात्मा में कौन सा समास है? परमात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व समास है, या बहुब्रीहि समास है। आपको बताना है इनमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा पहला वाला की कर्मधारय। समूह से भिन्न शब्द है। समूह से भिन्न शब्द है। पहला हमारा है साधक है, दूसरा है साधना है, तीसरा है मोक्ष है, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा स्वार्थ है। तो जो समूह से भिन्न शब्द है वह कौन सा हो जाएगा? हमारा चौथा वाला, यानी कि स्वार्थ है। आगे एक बार फिर से आपको पैसेज दिया गया है। यहाँ पर 105 से 120 जो सवाल हैं, 115 से 120 सवाल, यानी कि 5 सवाल आपसे इस पैसेज से पूछे जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। तो आपको बताना है, यहाँ पर बढ़िया पैसेज है, इसके कुछ सवालों के जवाब देने हैं यहाँ पर। तो कविता का जो मुख्य स्वर है कैसा है? श्रृंगार है, आशा है, या फिर विस्मयता है, या फिर वीरता है। तो बताइए यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है इसका। तो
ये हमारा निकल रहा है वीरता का सेंस। अगला है हमारा कविता के अनुसार मनुष्य को अपनी मदद स्वयं करनी चाहिए, दूसरों के भरोसे छोड़नी चाहिए, अपनों से करवानी चाहिए, स्वयं नहीं करनी चाहिए। इसका आंसर आप देंगे कमेंट में 116 नंबर का। अगला हमारा प्रश्न नंबर 117, वीर मनुष्य कठिन कार्य से कठिन कार्य कर सकते हैं। यह भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? मानते जो भी हैं सुनते सदा सबकी कही, पहला वाला हमारा है। दूसरा है आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, ऐसा कौन ऐसा काम है जिसे वे कर सकते नहीं। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो हमारा चौथा वाला, यानी कि कौन ऐसा काम है जिसे वे कर जिसे सकते नहीं। तो वीर मनुष्य के कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 118, यहाँ पर कहा गया वीर मानव स्वभाव में सम्मिलित नहीं है। पहला हमारा समय पर कार्य करना, दूसरे के भरोसे ना रहना, या फिर दूसरों को नीचा दिखाना, या फिर सबकी बात ध्यान से सुनना। आपको बताना है वीर मानव के स्वभाव में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरों को नीचा दिखाना, यानी कि तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मुँह ताकना मुहावरे का अर्थ है दूसरे की प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना, या फिर दूसरे की मदद की अपेक्षा करना, या फिर दूसरे का मुँह निहारना। मुँह ताकने का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा दूसरे से मदद की अपेक्षा करना। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये 120 नंबर का। समूह से भिन्न शब्द हैं, कौन सा समूह से भिन्न है? तकते, करते, कहते, या फिर काम। तो बताना है आपको यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो उम्मीद है ये वाला समझ चुके होंगे आप, यानी कि चौथा वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा और कमेंट में अपना जो है रिप्लाई जरूर दें कि कैसी लगी वीडियो आपको।